न्यू प्रोजेक्ट। विंडोज़ में जाके आपको कंसोल एप्लीकेशन पे काम करवाया था, विंडोज़ फॉर्म पे करवाया था, बड़ी बात है। अब वेब के ऊपर आ गया और ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन आपने सिलेक्ट नहीं करनी यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे हमने ASP.NET वेब फॉर्म्स एप्लीकेशन के ऊपर काम करना है। नीचे आके आपने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। ये हमारी क्लास कौन सी है? MIT 3 नहीं सॉरी MIT 4 हो गई है, MIT 4 मॉर्निंग, ठीक है जी। मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख लिया ताकि याद रहे हमें। ओके किया। जितने टॉपिक्स मैंने आपको लिखवाए हैं वो मैं यहाँ पे आपको सिखाता जाऊँगा, साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती जाएगी। अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट आपके पास बन गया MIT 4 मॉर्निंग का। उसके अंदर बच्चे की प्रॉपर्टीज़ के फोल्डर में क्या आती होती थी? असेंबली फाइल, ठीक है। ये सिर्फ देखने के लिए, आपने इसमें कभी चेंजेस नहीं करनी। रेफरेंसेस में क्या चीज़ें आती हैं? नहीं नज़र आ रहा तो इधर ले आओ जी। हाँ जी, नेम स्पेस। कौन बोला है? क्या होती है नेम स्पेस? कौन बोला है? वेरी गुड। तो नेम स्पेस क्या होती है? कलेक्शन ऑफ क्लासेस। और कौन सी क्लासेस? जो पहले से डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पे देखो, जब हम विंडोज़ फॉर्म पे या कंसोल पे काम किया ना, सारी ज़िंदगी यही यूज़ हुई है, यूजिंग सिस्टम, या एक आधी और हुई होगी। लेकिन अब यहाँ पे एक नई नेम स्पेस आ गई है, यूजिंग सिस्टम डॉट वेब। सिस्टम डॉट वेब की ये वो नेम स्पेस है, इसमें वो क्लासेस है जो एक वेबसाइट को चलाने के लिए ज़रूरी है। एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं तो बिल्ड इन क्लासेस हम यूज़ करेंगे, तो वो किस नेम स्पेस में पड़ी होंगी? सिस्टम डॉट वेब के अंदर। तो ये नेम स्पेसेस प्री डिफाइंड है। अब आपको यहाँ पे मैं ये भी बता दूंगा कि अपनी कैसे बनानी है और यहाँ पे अपनी नेम स्पेसेस ऐड कैसे करवानी है। अच्छा, अकाउंट का फोल्डर आ रहा है भाई। अकाउंट के फोल्डर में लॉगिन और साइन अप के बिल्डिंग क्या पड़े हुए? पेजेस पहले से ही बने हुए पड़े हुए, इसीलिए मैंने एम्प्टी सेलेक्ट नहीं की थी। ये यूज़ करने हैं, ठीक है। नहीं करने तो ये अकाउंट का फोल्डर आप यहाँ से डिलीट कर दो, डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन एम्प्टी में ये होता है, अगर आप एम्प्टी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे एक और फाइल है बच्चे, वेब डॉट कन्फिग, यानी कि वेबसाइट डॉट कन्फिग्रेशन। जब डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे वहाँ पे ऐप डॉट कन्फिग थी, एप्लीकेशन डॉट कन्फिग्रेशन। वो भाई अगर आप ना करते तो ये देख रहे हो, ये काफ़ी सारे टैग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा टैग्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फिग्रेशन हैं। ये फिर खुद मैनुअल लिखनी पड़नी थी। इस वजह से मैंने आपको मना किया कि आपने एम्प्टी सेलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि सारी ज़िंदगी लगे रहोगे फिर वो होस्ट नहीं होगी। अच्छा, ये सिंटेक्स कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे? ये जो सिंटेक्स है बच्चे, ये XML का है। XML ऊपर लिखा भी हुआ था। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज या मेटा मार्कअप लैंग्वेज। इसमें क्या होता है? यूजर डिफाइंड टैग्स होते हैं। कौन से टैग्स होते हैं? और HTML में कौन से होते हैं? प्री डिफाइंड। तो XML में कौन से होते हैं? यूजर डिफाइंड। ये भी मार्कअप लैंग्वेज है, इसमें इफ एल्स या इंट a इक्वल्स टू b इस तरह की कोई कंडीशंस नहीं होती, टैग्स होते हैं। क्या होते हैं? तो ये टैग है, कन्फिग्रेशन का टैग है, ओपनिंग और क्लोजिंग। उसमें फिर कन्फिग सेक्शन का एक टैग है, कनेक्शन स्ट्रिंग्स का एक टैग है। कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर क्या आ रही है? भी डाटाबेस के कनेक्शंस आने, ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। सिस्टम डॉट वेब है, सिस्टम डॉट वेब की बहुत बड़ा टैग है रूट, और उसमें काफ़ी सारे टैग्स और हैं। कंपाइलेशन का है, पेजेस का है, ऑथेंटिकेशन का है, प्रोफाइल का है, मेंबरशिप का है, रोल मैनेजर का है, सेशन स्टेट का है, जब हम सेशंस के ऊपर जाएंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क है। और ये सारी की सारी कन्फिग्रेशन किस टैग के अंदर बंद हुई हुई है? कन्फिग्रेशन। इस फाइल के अंदर हमने काफ़ी चेंजेस भी कल को करनी है और इसमें एडिटिंग भी करनी है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइल है। तो बात मैं ये कर रहा था कि एम्प्टी अगर करते तो ये भी नहीं आनी थी, और अच्छी खासी कन्फिग्रेशन खुद लिखनी पड़ जानी थी, तो टेंशन थी। बल्कि एक एम्प्टी बना के देख लेना, वो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ और रेफरेंसेज आते हैं, नीचे ये कुछ भी नहीं होता। तो ये सारी फिर चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं, तो वो उसको नहीं आपने कभी भी करना, एम्प्टी यूज़ ही नहीं करनी कभी। अच्छा, ऐप डाटा का फोल्डर है। ऐप डाटा के फोल्डर में बच्चे लॉगिन और साइन अप की DB पड़ी हुई है। क्या पड़ी हुई है?
पहले से, यानी कि लॉगिन और साइन अप की डेटाबेस पहले से पड़ी हुई है। विंडोज फॉर्म पे हमने खुद बनाया था, मैनुअल टेबल बनाया, स्टोर प्रोसीजर खुद लिखा, क्यूरी यहाँ पे सारा कुछ पहले से ही लिखा होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट स्टार्ट का फोल्डर है, उसमें ऑथर डॉट कन्फिग की एक फ़ाइल है और एक बंडल डॉट कन्फिग की क्लास है। अगर मैं बंडल डॉट कन्फिग में आपको दिखाऊं तो बच्चे यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, जावास्क्रिप्ट की फाइलें ऐड है, JS जावास्क्रिप्ट और jQuery के रेफरेंसेस उसने क्या किए हुए, ऐड करवाए हुए पहले से ही। अगर मैं एम्प्टी करता तो ये भी मुझे क्या करवाने पड़ते, खुद से करवाने पड़ते, तो वो भी उसने पहले से किया हुआ है, आपकी टेंशन नहीं है। कंटेंट के फोल्डर में जाऊंगा तो ये बच्चे साइट डॉट CSS एक पहले से ही उसने एक डिफ़ॉल्ट CSS लिख के रखी हुई, ये तो आती है ना सबको, है ना, ये लिखनी आती है आप सबको। एक CSS बिल्ड इन उसने लिखी हुई है। उसके बाद इमेजेस के फोल्डर में इमेजेस आ रहे हैं, स्क्रिप्ट्स के फोल्डर में jQuery का रेफरेंस है, jQuery पड़ी हुई है पूरी की पूरी। अब ये देखो, ये jQuery है, ठीक है, ये इसके अंदर उसने काफ़ी सारे फंक्शंस बना के लिखे हुए, हमने सिर्फ उसे क्या करना है, कॉल करना है इन फंक्शंस को, तो ये इसका फ़ायदा है। अच्छा, यहीं पे मुझे बताओ जावास्क्रिप्ट में और jQuery में क्या फ़र्क है, जावास्क्रिप्ट और jQuery में फ़र्क बताओ। सर jQuery में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही पड़ी हुई है, सारे जावास्क्रिप्ट में लिखनी पड़ी थी। हाँ, गुड, वेरी गुड। और बाकियों को समझ आई है? सुती को मरी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुर्दा ना बनो, इंसान बनो। बताओ जावास्क्रिप्ट jQuery में फ़र्क बता दे मेरे भाई। तुक्का ही लगा लो, गलत भी बोलोगे मैंने क्या करना है तुम लोगों को। उम्मीद है गलती बोलने तो बोल दो पहले ही। जी, जावास्क्रिप्ट jQuery नहीं पता, नहीं यार ऐसा नहीं। जावास्क्रिप्ट पता है क्या है? जावास्क्रिप्ट है क्लाइंट साइड, सर्वर पे कहाँ से चलेगी? सर फंक्शनैलिटी के लिए यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट। जी, और कोई बच्चा? तूने तो पहले पढ़ा हुआ है, तू बता। सर मेरे को इनकी तरफ एक ही दफा पढ़ा हुआ भाई जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो ब्राउज़र के ऊपर क्लाइंट साइड के ऊपर यूज़ होती है। यानी कि लेट्स सपोज एक वेब पेज ओपन होता है और मैं ये चाह रहा हूँ कि जब माउस इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर आए तो एक पॉप अप विंडो ओपन हो, यानी कि माउस कर्सर जैसे ही पर्टिकुलर विंडो पे एक पॉप अप विंडो ओपन हो जाए। अब ये काम कैसे होगा? ना माउस ने क्लिक किया, ना कुछ हुआ, ना ही कोई नया पेज में एक पॉप अप विंडो चाह रहा हूँ, तो ये इसके लिए मुझे क्या लिखनी पड़ेगी? जब मैं ये कोड लिखने लगूंगा कि जो जावास्क्रिप्ट का ये जो कोड है ना, ये पॉपअप विंडो शो करवाने के लिए, ये तकरीबन 200 लाइनों का है। कितनी लाइनों में? अब बार बार मैं पागल तो नहीं हूँ कि हमेशा मैं या तो ये कोड कॉपी पेस्ट करता रहूँ या मैं खुद से लिखूँ। जावास्क्रिप्ट वालों ने अपना एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवाया jQuery। वो ये कहते हैं कि जब आपने इंटरेक्टिव वेबसाइट बनानी है, आपको वैलिडेशन, आप चाह रहे हो कि कर्सर लेके आऊँ तो कैलेंडर ओपन हो, मेरी वेबसाइट के ऊपर जो सा मैं आऊँ तो फायरवर्क शो हो रहे हो, वो एक आ रहा है इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट्स आ रहे हैं या ग्राफिक्स आ रहे हैं, वो सारा काम जावास्क्रिप्ट से होता है। अब बजाय इसके कि ये काम मैं खुद करूँ और हज़ारों लाइनें लिखता रहूँ, पागलपन करूँ, उन्होंने फ्रेमवर्क बना के आपको दे दिए, फंक्शंस लिख के आपको दे दिए। लेट्स सपोज जो इफेक्ट आपको चाहिए सिर्फ आपने उसका नाम कॉल करना है। क्या कॉल करना है? उस फंक्शन का नेम कॉल करना है, वो इफेक्ट खुद ब खुद आ जाएगा। 400-500 लाइनों का कोड पहले ही लिखा हुआ है उन्होंने। इस बने बनाए जावास्क्रिप्ट के बने बनाए फंक्शंस को, इस बने बनाए फ्रेमवर्क को हम क्या बोल रहे हैं? jQuery। ये बात है भाई, जावास्क्रिप्ट वही है, हज़ारों लाइनों का कोड वही है, लेकिन उन्होंने पहले से लिख के फंक्शंस बना दिए, आपने जस्ट उसे क्या करना है? कॉल करना है। सही हो? अब भूलोगे तो नहीं? ये मैं पेपर में पूछूंगा और जिसने गलत लिखा तो बाकी सारा पेपर में गलत सही भी होगा तो फेल कर दूँगा। ये चीज़ें याद रखनी है कि jQuery क्या चीज़ है भाई? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और उसमें बने बनाए पहले से फंक्शंस मौजूद है, हमने जस्ट उसे कॉल करना है। मेरी बात समझ गई? आसान हो गया काम। ज़रूर है जावास्क्रिप्ट लिखनी, वो तो लिखनी बड़ी औखी, मेरे से नहीं लिखी जाती। जावास्क्रिप्ट आपको सर फंक्शन लिख के दे तो मैं कभी भी ना लिखूँ, बोरिंग काम है और फजूल काम है। हाँ, jQuery यूज़ करते हुए मज़ा आता है, आप सिर्फ फंक्शंस लगाते हैं, जो आपका काम होता जाएगा, एक के बाद 2 फंक्शन, 2 के बाद 3 फंक्शंस, आप जो मर्जी करो उसके अंदर, ये फ़ायदा है।
हाँ एडिटिंग करनी पड़ जाए फिर बंदा कहता है भी 100 बिस्मिल्लाह, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा हुआ है, कलरिंग चेंज करनी है, स्कीम चेंज करनी, थोड़ा सा इफेक्ट चेंज करना है, उसी की स्क्रिप्ट में जाके चेंजेस करो हो जाएंगी। Yes. तो ये काम आसान है। खुद से लिखना तो मुश्किल है, नामुमकिन है, लिखा ही नहीं जा सकता, झूठ है अगर कोई लिख सकते हैं, क्योंकि जे क्यूरी के अंदर लाखों लाइनों का कोड है जो पहले से उन्होंने लिखा हुआ है, तो वो खुद तो आप नहीं लिख सकते, सीधी सी बात है। सिर्फ आपने फंक्शन ही कॉल करने हैं। जावास्क्रिप्ट और जे क्यूरी का फर्क पता लग गया भाई, जे क्यूरी भी जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन वो उन्होंने पहले से लिखी पड़ी है, आपने फंक्शंस कॉल करने हैं, नाम देने हैं। उसके बाद बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? बूटस्ट्रैप सर एक ऐसा मतलब मेथड है, हम एक वेबसाइट बनाई है, मोबाइल पे ओपन करेंगे तो वो और मोबाइल नहीं, अब सुनो, अक्सर बच्चे ये कहते हैं भी बूटस्ट्रैप जो होती है रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होती है। किसके लिए? ये बूटस्ट्रैप का एक यूं कह लो यूजेज है, बूटस्ट्रैप नहीं है। बूटस्ट्रैप का यूजेज है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, लेकिन बूटस्ट्रैप तो इससे बहुत ऊपर है। आपने तो उसे लिमिटेड सा कर दिया, भी रिस्पॉन्सिव बनानी है तो आप उसे कर लो, ऐसा नहीं है। CSS आती है। Yes, sir. अब CSS के जो, अगर CSS की क्लासें मैं पहले से लिख लूँ, क्या कर लूँ? पहले से लिख लूँ कुछ डिफरेंट काम के लिए। लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, मैं ये चाह रहा हूँ मेरा टेक्स्ट बॉक्स ना रिस्पॉन्सिव हो जाए। क्या हो जाए? क्यों? क्योंकि अगर वो मोबाइल पे खुले तो वो अपनी विड्थ कम कर ले, अगर वो किसी कंप्यूटर पे ओपन हो तो विड्थ बढ़ा ले। अब इसके लिए CSS का कम से कम 25-30 लाइनों का कोड है। अब बजाय इसके कि वो CSS में खुद लिखूँ 20 लाइनें या 10 लाइनें, उसका भी उन्होंने फ्रेमवर्क बना दिया, CSS का फ्रेमवर्क बना दिया। आपने जस्ट उसे फॉर्म कंट्रोल की क्लास है, फॉर्म डैश कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल की क्लास लगाओगे, आपका टेक्स्ट बॉक्स रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। सही है। आपने बटन है तो BTN डैश प्राइमरी की CSS की क्लास लिखी पड़ी है, आपने अपने बटन को वो क्लास बतानी है, आपका बटन बड़ा अच्छा रिस्पॉन्सिव इंटरेक्टिव हो जाएगा। ये जो CSS के बने बनाए फंक्शंस हैं, इसको बूटस्ट्रैप कहते हैं। यानी कि मैंने अपना एक CSS को यूज़ किया, अपना फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस करवा लिया और उसे बूटस्ट्रैप कहते हैं। सही है। फिर बूटस्ट्रैप के अलावा भी अब नए आ गए हैं, SAS, SAS और लेस। ये बूटस्ट्रैप के, अब बूटस्ट्रैप इतनी एडवांस हो गई कि एक फ्रेमवर्क के ऊपर ये 2 फ्रेमवर्क और फेंक दिए उन्होंने, SAS और लेस। सही है। तो 2 फ्रेमवर्क्स और आ गए, तो मैं आपको बूटस्ट्रैप भी करवाऊंगा, कोशिश करेंगे SAS लेस भी देखें। सही है। तो जावास्क्रिप्ट की बनी बनाई जो लाइब्रेरीज हैं वो jQuery के ला रही हैं, और CSS की जो बनी बनाई लाइब्रेरीज है वो सिंपल सी बात है। अगर आपको ज़रा सी CSS तो आती होगी आपको। ठीक है। अच्छा, ये मैंने खोली है jQuery। अब आपने देखें कि ये अच्छा खासा जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस इसने लिखे हुए हैं, देखें। तो ये काफ़ी ज़्यादा जावास्क्रिप्ट है ना, इसको एक तो समझना इसको बड़ा मुश्किल है और ऊपर से लिखना इसको बड़ा मुश्किल है। समझ रहे हो बात को? ये jQuery है, लेकिन उन्होंने पहले से लिखी हुई है, और फंक्शंस के इन्होंने सिर्फ आपको, हमने क्या यूज़ करने हैं? नेम्स। हमने फंक्शन के नेम कॉल करने हैं, हमारा काम हो जाएगा, हमारी टेंशन नहीं है, बवक्त ज़रूरत इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये इसको भी यहीं पे छोड़ देना, ये भी बड़ी दूर की बात है। सारे about.asp एक इसने सैम्पल पेज आपको पहले से बना के दिया हुआ है अबाउट का ना, ये देख रहे हो? बिल्कुल फारग है, इसको छोड़ ही दो। उसके बाद कोई बाकी चीज़ें परेशान नहीं होना, ठीक है। web.config, बस ये तो याद रहेगी ना किसके लिए, website.configuration, ठीक है। ये फाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। कोई चीज़ मुश्किल, बस आपको समझाना था कि भाई किस चीज़ में क्या है ना, थोड़ा सा इस लेआउट से फेमिलियर हो जाओ। ये ना हो घबराए जाओ कि यार ये तो पहले से बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। वो आपको कुछ नहीं कह रही, उनको पढ़ा रहने देना, उनको नहीं छेड़ना, आगे अपना काम स्टार्ट कर देना। राइट क्लिक किया, एक पहला वेब पेज बना के देखते हैं। ऐड न्यू आइटम, मैंने कहा जी मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, एक वेब फॉर्म। अच्छा नीचे देखो वो नाम क्या दे रहा है, वेब फॉर्म 1.aspx। मैं इसको नाम दे देता हूँ होम का। क्या नाम दे दिया? home.aspx। अगर तो बच्चे यहाँ पे अब HTML क्यों नहीं आ रहा भाई, क्यों नहीं आ रहा?
home.html होना चाहिए था ना, ASPX क्यों है? सर हम इधर HTML के एक्सटेंशन खोलते हैं। क्यों देंगे? नहीं देंगे सर। ओ भाई ऐसा पेज HTML वेब का, वेबसाइट का ऐसा पेज जिसकी एक्सटेंशन .html हो, वो स्टैटिक होता है। क्या होता है? वो DB के साथ कनेक्टिविटी नहीं होती, उस पर कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, PHP का या JSP का या ASP का, C# का कोड नहीं चलता। तो अब एक्सटेंशन आपको बता देगी कि पेज स्टैटिक है कि डायनेमिक है। यस सर। तो .ASPX स्टैंड्स फॉर एक्टिव सर्वर पेज, कि ये HTML का स्टैटिक पेज नहीं है, ये डायनेमिक पेज है, ताकि सुपर कंप्यूटर और सर्वर को समझ आ जाए कि ये डायनेमिक पेज है, ये स्टैटिक पेज नहीं है। home.ASPX एक्सटेंशन चेंज नहीं करनी, यही रहने देनी है। ऐड किया, लो भाई home.ASPX का क्या बन गया, एक पेज बन गया। अच्छा अब मुझे ये बताओ, ये लेआउट तो समझ में आती है ना, जब भी एक HTML का एक पेज बनाते हैं तो उसमें HTML का ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग होता है, ऐसे ही है। रूट टैग जिसे बोलते हैं, उसमें हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल होता है, और उसके अंदर क्या होती है? बॉडी होती है। यस सर। ये एक HTML का पेज है यस भाई, जैसे वो था वैसे ही। बिल्कुल सर। फर्क क्या है? अगर तो भाई इसकी एक्सटेंशन होती .html तो ये फाइल अकेली होती, ये फाइल, के लिए लेकिन भाई ये तो स्टैटिक पेज है ही नहीं, ये तो डायनेमिक पेज है, तो ये फाइल अकेली नहीं है। इस फाइल के साथ एक इसकी जुड़वा फाइल भी है। राइट क्लिक किया, ऑप्शन आ रही है भाई, ये उसकी जुड़वा फाइल है, ये वो व्यू कोड वाली फाइल है, ये वो कोड बिहाइंड, इसको बोलते हैं कोड बिहाइंड फाइल। कोड में ये वो कोड बिहाइंड फाइल है जहाँ पे हम C# का कोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शीशा। और एक और फाइल भी है इसकी, यहाँ पे आओ home.ASPX, तीसरी फाइल है डिज़ाइनर। तीसरी फाइल कौन सी है? डिजाइन। ओ भाई विंडोज़ फॉर्म पे भी तो ऐसे ही था, एक विंडोज़ फॉर्म की कितनी फाइलें बन रही थी? 3। तो यहाँ पे भी 3 ही है, क्योंकि ये पेज हमारा कौन सा स्टैटिक नहीं है, HTML का डायनेमिक पेज है। स्टैटिक पेज नहीं है, डायनेमिक पेज है। कोई चीज़ मुश्किल? अब एक फॉर्म की 3 फाइलें, ऊपर ये देखो, ये HTML हेड टाइटल बॉडी, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे कौन सा मैं यूज़ कर रहा हूँ? HTML। और ऊपर उसने क्या लिखा हुआ है? ये बाइंडिंग का सिंटेक्स है, कहता है पेज, पेज के ऊपर लैंग्वेज कौन सी यूज़ की जा रही है? C#। तो ये कुछ उसने अपना कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, और बता रहा है कि कोड बिहाइंड फाइल कौन सी है, home.ASPX.cs में। अगर यहाँ चेंजेस कर दें तो इसकी कोड बिहाइंड फाइल भी बदल जाएगी। बस ये इसका कोड है। इनहेरिट कहाँ से हुआ है? MIT4 morning.home से ये इनहेरिट हुआ है, ठीक है। तो ये इसका एक ASP के पेज का ये स्ट्रक्चर है। यस सर। अंडरस्टैंड? इस अकेली फाइल को व्यू करने के 3 तरीके हैं। एक तो है ये डिज़ाइन व्यू, क्योंकि अभी HTML में डिज़ाइन ही कुछ नहीं किया तो डिज़ाइन बिल्कुल खाली आ रहा है। दूसरा है स्प्लिट व्यू, ऊपर आप सोर्स कोड में काम करते जाओ, नीचे आपका डिज़ाइन नज़र आता जाएगा। और तीसरा खाली सोर्स व्यू। कोई चीज़ मुश्किल? बोर्ड मार्कर है किसी के पास? फेंकी थी, हाँ वो एक तो गुस्से में ना चीज़ें में फेंक दी। अच्छा बच्चे, अब ना मैं यहाँ पे ये फॉर्म है, मैं इस तरह का पेज बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हो, यहाँ पे हेडर है, यहाँ पे क्या है? नेविगेशन है, यहाँ पे मेरे पास कोई कुछ भी आ जाए, खाली एरिया आ जाए, कंटेंट आ जाए, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाए? फुटर आ जाए। अब आपने करना ये है कि एक तो मुझे आपने इसके लिए CSS लिखवानी है, और मुझे बतानी है कितनी डिव्स लगेंगी और क्या क्या क्लासेस लगेंगी। अंडरस्टैंड? तो बता दो कैसे होगा। अभी तक तो समझ आई है ना? यस। क्या होगा जी? एक मेन डिव, उसके अंदर 4 डिव। सही है, सारे एग्री करते हैं? यस सर। और मेन डिव तो लगी हुई है, इसके अंदर कितनी डिव्स लगेंगी? एक मेरे पास किसकी होगी? हेडर की, नेविगेशन, कंटेंट, फुटर। अब यहाँ पे मैं लिखा हुआ, हेडर में लिखा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, dras.pk। फिर एंड वाली डिव में मैं क्या लिखा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ? फुटर। अब मैं आता हूँ इसके डिज़ाइन व्यू में, तो आपने देखा ये चीज़ डिज़ाइन हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है dras.pk, यहाँ पे फुटर, यहाँ पे भी नेविगेशन लगाऊंगा, और ये मेरी कंटेंट की डिव है, लेकिन इंतहाई फारग डिज़ाइन है। अब कंटेंट पे आए,
कंटेंट, अब CSS लिखनी है ना, एक CSS लिखनी है कंटेंट के फोल्डर में। ये कन्वेंशन है कि CSS क्लासें किधर लिखी जाती हैं, बाहर भी लिख लो तो डजेंट मैटर, लेकिन कन्वेंशन है, हम अपने कोड को मेंटेन रखना चाह रहे हैं, इस वजह से यहाँ लिख रहे हैं, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। CSS की फाइल बनी है, उसको नहीं चेंज करेंगे साइड डॉट? नहीं, अपनी बनाएंगे। ऐड न्यू आइटम, स्टाइल शीट, नाम क्या दे दिया। अब यहाँ पे आके डॉट मेन, जो मैंने मेन बनाई थी उस मेन के लिए मैं CSS लिखूंगा। मैंने कहा जो मेरी मेन डिव है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ऑटो, मेन डिव की हाइट ऑटो। मेन डिव की विड्थ कितनी होनी चाहिए, मैं रख रहा हूँ 900 पिक्सल्स। मेन डिव का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, मैंने कहा मेन डिव का बैकग्राउंड कलर कर दो कलर स्कीम्स बिल्कुल फारग हो गई हैं, चलो ये रखते हैं, ठीक है। हाइट दे दी, विड्थ दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसको सेंटर में, हमेशा सेंटर में रखने के लिए क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो। अच्छा, मेन डिव के लिए CSS लिखी गई डॉट हेडर, कंट्रोल C, मैंने कहा जी कंट्रोल V, हेडर। मैंने कहा जी हेडर का बैकग्राउंड कलर क्या हो, मरून हो जाए। मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मार्जिन राइट ऑटो मुझे नहीं चाहिए। हेडर की हाइट कितनी होनी चाहिए, 100 पिक्सल्स। विड्थ दे दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया, फ़ॉन्ट कलर दे दिया। फ़ॉन्ट कलर क्या हो, वाइट हो जाए। फ़ॉन्ट का साइज़ क्या हो, फ़ॉन्ट का साइज़ 70 पिक्सल्स हो जाए। टेक्स्ट अलाइन क्या हो, सेंटर हो जाए, ठीक है जी। हेडर के बाद डॉट नेविगेशन, मैंने कहा जी नेविगेशन की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है जी। नेविगेशन का कलर क्या होना चाहिए, ये कलर दे दिया। कलर, टेक्स्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज, टेक्स्ट लाइन, डजंट मैटर। हाइट, विड्थ एंड बैकग्राउंड कलर। उसके बाद डॉट कंटेंट के लिए भी देख लो, कंटेंट की हाइट हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसको क्या रखेंगे, लेकिन कंटेंट की मिनिमम हाइट ज़रूर डिफाइन करेंगे कि अगर कंटेंट खाली है तो कम से कम इतनी हाइट उसकी ज़रूर हो, ठीक है। हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर कंटेंट का मैं कहता हूँ जी एक्वा कर दो। अच्छा जी, कलर वाइट, फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। उसके बाद डॉट फुटर, फुटर की हाइट कितनी हो, 50। बैकग्राउंड कलर मरून, सारा कुछ वही। फ़ॉन्ट साइज बस कम कर लो, 70 के बजाय, बल्कि अभी 30 कर लो, ठीक हो गया भाई। होम के ऊपर वापस आए। अब इसके आप सोर्स व्यू में चलेंगे, किस में चलेंगे। अब ये जो डिव है, इस डिव को क्लास देनी है। डिव क्लास इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, मेन, ऐसे ही है। अब ये मेन एक्सेस नहीं हो रही, ये मेन लिखा तो गया लेकिन ये कॉल नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इस स्टाइल शीट का रेफरेंस ही नहीं लगा हुआ इस पेज पे। हेड के ऊपर गए, माई स्टाइल को ड्रैग किया, टाइटल के बाद ड्रॉप कर दिया, अब ये इसका ऊपर स्टाइल का रेफरेंस लग गया। अब डिव क्लास इक्वल्स टू मेन, डिव क्लास इक्वल्स टू, ये देखो नीचे इंटेलिजेंस में भी वो शो कर रहा है, इसको मिल गई है, ठीक है। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है रेफरेंस ठीक नहीं लगा। हेडर डिव क्लास इक्वल्स टू nav, ये नीचे आ रहा है, एंड div क्लास इक्वल्स टू कंटेंट। अब इसके डिज़ाइन व्यू में आए, फुटर रह गया। div क्लास इक्वल्स टू फुटर। अब इसके डिज़ाइन व्यू में आओ तो बच्चे ये डिज़ाइन आपका रेडी होगा,
ठीक है, यहाँ पे आपका हेडर, यहाँ पे नेविगेशन, ये कंटेंट और फुटर। राइट क्लिक किया, कहा जी व्यू इन ब्राउजर। अब आपने इसको क्रोम में या ब्राउजर में चला के देखना है कि डिज़ाइन कैसा बना है। लोकल होस्ट 51413 home.aspx, ये आपका पेज है। Yes, डिज़ाइन हो गया ठीक, CSS लिखनी आ गई, कॉल भी करनी आ गई और ये भी बन गया। sir. लेकिन ये भी करना, ये कराना आपको कुछ है, लेकिन इसके लिए ऐसे ही करवाना पड़ेगा। Yes, sir. उसके बाद ये देखें कंटेंट को मैंने मिनिमम हाइट क्यों दी थी Yes, sir. कि अगर कंटेंट खाली, अगर कंटेंट ना देता तो फुटर यहाँ पे जाके अटैच हो जाता, तो इस वजह से मैंने उसको मिनिमम हाइट दी थी। अब यहाँ पे लगानी है नेविगेशन, क्या लगानी है, Navigation. तो कैसे लगाएंगे बताओ, नेविगेशन का कोड बताओ मुझे क्या है। Sir, div लगेगी वो. अच्छा डेव के अंदर डेव लगाओ, Yes, sir. क्यों भाई बच्चों सारे एग्री करते हैं। सर बूटस्ट्रैप की बनी हुई है। बूटस्ट्रैप की क्लासें बनी हैं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन क्लासेस लगानी है, कोड तो खुद लिखना पड़ेगा ना। क्यों भाई, Yes, sir. Div लगेगी. क्या यस सर, डिव लगेगी। ओ भाई डिव नहीं लगानी बेशर्मो। यहाँ पे आपके पास नेविगेशन की टैब आ रही है, क्या आ रही है टूल बॉक्स में, नेविगेशन। समझ आ रही है कि ऊपर से जा रही है सबके, नहीं आ रही, वो सो रही है पीछे, शक्लों से पता लग रहा है सो रहे हो तुम लोग। फोकस करो ज़रा। टूल बॉक्स में आपके पास क्या आ रही है, नेविगेशन। नेविगेशन में आपके पास है मेन्यू। मेन्यू को ड्रैग करो, मेन्यू को, अभी परेशान नहीं होना, ये ठीक हो जाएगा। इस मेन्यू की आपने ओपन कर लेनी है प्रॉपर्टी विंडो। ये प्रॉपर्टी विंडो आ गई। अब इसके आप सेट कर सकते हो। सबसे पहले तो इसकी ओरिएंटेशन ठीक करो। ओरिएंटेशन वर्टिकल से क्या कर दी मैंने, क्योंकि मुझे इस तरह की नहीं चाहिए, यानी कि टॉप डाउन नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल कर ली। ये छोटा सा एरो आ रहा है, इस पर आके क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एडिट मेन्यू। मैंने कहा जी एडिट मेन्यू आइटम्स। भाई जितनी आपने नेविगेशन बनानी बना लो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिखाना चाह रहे हो, होम द्राज.pk है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही होंगी, यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, प्रमोशन और वो अबाउट में आ जाएगा। न्यू आइटम, एक न्यू आइटम डिलीट कर दी तो ये मेन्यू बन गया। ओके किया तो ये देखो होम, कैटेगरीज, ब्रांड, प्रमोशन आ गया। ऑटो फॉर्मेट की ऑप्शन मौजूद है, जो कलर स्कीम आपको पसंद आती है वो आप लगा सकते हो उस पर। अप्लाई किया, ओके किया, ये इस तरह से नेविगेशन आपकी बन गई। ठीक है, होम, कैटेगरीज। प्रॉपर्टी विंडो में वापस आए, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अब इसकी आप सेटिंग कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है स्टैटिक मेन्यू आइटम, स्टाइल, फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट में ऑप्शन क्या है, साइज़। ठीक है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, आज इतना फ़ॉन्ट साइज़ बहुत है कि और बड़ा करूँ, इनफ है। कस्टम वैल्यूज नहीं इसीलिए फ़ॉन्ट साइज की सीरीज तो ऑलरेडी गिवन है ना हमारे। नहीं, इसमें कस्टम यही 4-5 हैं। कस्टम में वो फिर आपको मैं बताता हूँ, इधर सोर्स कोड में भी आके कर सकते हो, अभी नहीं वो करना। लार्ज, अब आपने इसका देखें होम और कैटेगरी के दरमियान में स्पेस बहुत कम है, तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी हॉरिजॉन्टल पैडिंग। पैडिंग का तो पता है ना क्या होती है, यहाँ पे 5 पिक्सल है, मैं इसको क्या कर देता हूँ अब, ठीक है। और वर्टिकल पैडिंग कितनी, 2 पिक्सल है, इसको 12 कर दो, ये ज़्यादा हो गई है, 10 कर दो, 8 कर दो, या 9, बट ठीक है। क्यों भाई, नेविगेशन लग गई ठीक, बेहतर है आपके नहीं। Yes, sir. स्टैटिक मेन्यू आइटम, स्टाइल, ज़रा मैं हॉरिजॉन्टल पैडिंग बढ़ाना चाह रहा हूँ 30,
35 33 1। ठीक हो गया जी। कंट्रोल एस, राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र, लो जी नेविगेशन भी आपकी तैयार है। पता नहीं सर डिव लगेगी, ये लगेगा, वो लगेगा, नेविगेशन लग गई आपकी। क्यों भाई? तो लगा लिया करोगे इस तरह से नेविगेशन। यस सर। आसान थी। अब देखो कि मैंने तो सारा डिज़ाइन में काम किया है, इसने सोर्स कोड में क्या किया है। नेविगेशन को सिलेक्ट करो ज़रा, इसके सोर्स व्यू में आओ, कोई कोड लिखा है तो चलिए कि ऐसे ही बन गई है। यस सर। तो भाई ये जितना कोड हाईलाइट हुआ हुआ है ये सारा नेविगेशन का है, मेन्यू का। हाँ, यहाँ पे आप बिल्कुल चेंजेस कर सकते हो। जैसे मेरा पूरा होम कैपिटल लिखा हुआ है ना, तो मैं इसका होम HOME अब ठीक कर देता हूँ, कंट्रोल S। यहाँ पे देखो पूरा होम कैपिटल में था, मैंने उधर सोर्स में चेंजेस किए, यहाँ फ्रंट एंड पे भी हो गई है। डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल पैडिंग बदलनी है, कुछ बदलना है कि देखो वर्टिकल पैडिंग 9 पिक्सल्स, हॉरिजॉन्टल पैडिंग 31 पिक्सल्स, तो आप यहाँ पे चेंजेस करोगे वो बिल्कुल हो जाएगी फ्रंट एंड पे। आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई रौला नहीं है। होम कैटेगरीज आपने एक मेन्यू आइटम पढ़ानी है, आप जस्ट इस लाइन को कॉपी करो, दोबारा पेस्ट करो, वो एक मेन्यू आइटम बन जाएगी। लेकिन मसला ये है कि ये कोड इतना याद रखना मुश्किल है, तो वो फ्रंट एंड से करना ज़रा आसान है, वैसे यहाँ से भी हो जाता है। लेकिन जब आप काम करोगे यकीन करो याद हो जाता है, लिखना भी पड़े तो लिख सकता है बंदा, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, आपने देखा ये मैं होवर लेके आता हूँ तो ये कलर इसका क्या है बैकग्राउंड पे, ये देखो ना, होवर कलर मरून है ना, मरून टाइप है। यस सर। मरून तो नहीं है, थोड़ा लाइट है, ब्राउन। हाँ, या जो भी है। तो अब मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई अब मैं इसके ऊपर होवर लेके आऊँ तो हाँ, क्या कर दूँ, ब्लैक कर दूँ। तो यहाँ पे आ रहा है स्टैटिक होवर स्टाइल, बैक कलर इक्वल्स टू, बताओ क्या रखें बैक कलर? येलो रख लो। फिर येलो पे कौन सा कलर दिखाएंगे? फिर बैक कलर येलो, फोर कलर पे क्या रखें? येलो के ऊपर दिस F5 येलो ब्लैक हो गया। ऐसे बुरा ही लग रहा है कसमें। येलो के ऊपर आप कर लो रेड F5, वैसे ये भी बुरा ही लग रहा है। बहरहाल चलो कोई बात नहीं। तो होवर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई क्या टेंशन है। फ़ॉन्ट साइज तुम कह रहे थे अपनी मर्जी का दे सकते हैं, भाई यहाँ पे आके तुम अपनी मर्जी का लिख लो 40। ठीक है, मसला ही कोई नहीं। वहाँ पे तो उसने कुछ आपको ऑप्शंस दी हुई थी, भाई ये कर लो, आप इसे फुली कस्टमाइज कर सकते हो। दिस F5 अब ठीक है। सर अगर एक होम की मैं नेविगेशन बार बनाना चाह रहा नहीं समझ आई। सर तो हूँ, होम पे क्लिक करें, इवन कि उसकी नेविगेशन बार है। अच्छा नीचे, यानी कि इस पे मैं समझ गया हूँ, इस पे कर्सर लेके आऊँ तो नीचे ड्रॉप डाउन ओपन हो, बस बन गई। ये देखो यहाँ पे आए, ये छोटा सा एरो आ रहा है, एडिट मेन्यू आइटम्स, कैटेगरीज के ऊपर कर लेते हैं। होम पे तो पूरा कैटेगरी पे क्लिक करूँ सब कैटेगरी ओपन हो, तो ऐड हो। ठीक है, अब कैटेगरी पे क्लिक करूं तो नीचे आ रहा हूं मोबाइल्स, उसके नीचे आ रहा हूं मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन। बाकी आप रीनेम ही करना है ना, कोई ऐसा इशू नहीं है। प्रमोशंस के ऊपर भी मैं कर देता हूँ दिस और कॉन्टैक्ट पे भी कर देता हूँ। नहीं, अब एडी भी कर नहीं, दिस यानी कि ट्री है ना,
जैसा मर्जी ट्री बना लो। अब जब मैंने किया है तो ये देखो सब मेन्यू बनाया ना, तो ये छोटा सा ब्लैक एरो आ बन गया गया। ये। नहीं मुझे नहीं ये चाहिए, गंदा लग रहा है। प्रॉपर्टीज़ पे आए, यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी स्टैटिक एनेबल डिफ़ॉल्ट पॉपआउट इमेज, ट्रू है इसको करो फॉल्स, कंट्रोल एस, दिस F5। अब चेक करो आ गई नीचे। फ़ॉन्ट साइज और इसका भी सेट करो, हो गया। ऐसा भी ट्री बन सकता है, ऐसा भी ट्री बन सकता है, तो इनफिनिट कम्बिनेशन है। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ, ये न्यू आइटम खाली हो, सेकंड वाले पे क्लिक करने पे ओपन हो, तो वो भी आप कर सकते हो। ट्री है ना, जैसा मर्जी बन जाएगा। एडिट मेन्यू आइटम्स, कॉन्टैक्टस पे क्लिक करूँ, न्यू आइटम। अच्छा, कॉन्टैक्टस पे क्लिक करूँ, एक न्यू आइटम आए, दूसरी न्यू आइटम आए, और इस दूसरी न्यू आइटम के चाइल्ड बने हो। पहली राइट। हाँ, पहली ऐसे, दूसरी और दूसरी का मुझे चाइल्ड चाहिए, यस। और दूसरी के चाइल्ड और इस चाइल्ड के भी आगे चाइल्ड चाहिए। नहीं बस ठीक है, चल रहा है बस, अब तुझे क्या टेंशन है। F5 किस पे, कॉन्टैक्ट पे किया है, न्यू आइटम पे कुछ नहीं आ रहा, इस न्यू आइटम के चाइल्ड्स और आखिरी वाले चाइल्ड का फिर चाइल्ड। तो आप जैसा मर्जी इसको कर सकते हो, फुली कस्टमाइजेबल है, कोई शय मुश्किल। अब मैं आगे आपको कहता हूँ कि भाई मुझे ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन का फॉर्म बना के दो। क्या करके दो? पर्सनल इन्फो का फॉर्म, जहाँ पे अक्सर जाते हैं तो वो नहीं आता नेम, फादर नेम, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म टू इन ऑर्डर टू डाउनलोड फलानी रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन टाइप, ऐसा ही है पर्सनल इन्फॉर्मेशन टाइप। अब वो बनाना है तो कैसे बनेगा? सोर्स कोड में आ गए, कंटेंट की डिव में ही बनेगा ऑफ कोर्स। कंटेंट की डिव बेचारी अभी तक खाली पड़ी है, तो कंटेंट की डिव के अंदर क्या करूँ? अब यहाँ पे क्या लिखूँ? जी, फॉर्म के एक्सएमएल इनपुट टैग लगेंगे सर, वो टूल बॉक्स है जी टूल बॉक्स से हम लोग उसको अच्छा, ये सियाना है, कहते हैं सर टूल बॉक्स से करें सारा काम। सेंटर का टैग, उसके अंदर एक अंदर टेबल बना रहा हूँ, क्या बनाऊँगा? टेबल, टी रो, टी टेबल डाटा और टेबल डाटा, कंट्रोल C, एंटर, नेम फादर नेम CNIC, ईमेल, जेंडर, सिटी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, दिस, एंड बटन। डिज़ाइन व्यू में आए तो समथिंग इज़ रॉन्ग। सर जी, टेबल रो हाइट। नहीं, ये इतना ज़्यादा इसने इसको, अच्छा सॉरी, नहीं ना ना ना, माई स्टाइल के अंदर मैंने कुछ गलत किया हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ गलत है। कंटेंट की डिव में, कंटेंट की डिव, हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, फ़ॉन्ट साइज़ है 70 पिक्सल किया हुआ है। ठीक है, हाइट, मिनिमम हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, कलर, बल्कि बैकग्राउंड कलर तो दे दिया, कलर वाइट क्यों दिया मैंने? कंट्रोल S। ठीक है सर, टेक्स्ट कलर वाइट। भाई, अब सही हो गया। वो फॉर्म टेबल इतना बड़ा हो गया था, वो वहाँ से मुझे देख के मिस्टेक नजर आई कि CSS कोई गलत है जी। बोल ले भाई, सर वो टेक्स्ट कलर आपने रिमूव किया था वो मैं छोड़ दो तो। यहाँ पे क्या एंटर करना है? फुल CNIC, ईमेल, जेंडर, सिटी, बना लोगे ना तुम लोग ये खुद से, नेम, फुल नेम, CNIC, ईमेल, जेंडर, सिटी और एड्रेस, और हाँ वेरी गुड, DOB, और नेशनलिटी। कोई बात नहीं, चल रहने दे भाई। इधर देख, फुल नेम के आगे क्या लगाना है? टेक्स्ट बॉक्स, CNIC, ईमेल, जेंडर के लिए लगेगी रेडियो बटन लिस्ट, और सिटी के लिए लगेगी, एड्रेस के लिए लगेगा, और इसके लिए लगेगा टेक्स्ट बॉक्स, और एट द एंड हमें एक अदद क्या चाहिए? सही हो गया। हाँ, PHP में होता है ऐसे।
नो सर किसी ने वेब पे काम किया हो? यस किसने किया है? ऐसे ऐसे होता है काम? फिर अभी तक सिर्फ खपना पड़ता है इनपुट टाइम लोड सही वाले इनपुट टाइम लोड हाँ घंटे का काम है ये 1 मिनट में हो गया। यस सर जहाँ आपने टेबल लगाया है वहाँ लेबल्स भी तो लगा सकते लेबल्स लगा सकते हैं, लेकिन फिर वो हर एक की प्रॉपर्टी में जाके लेबल को टेक्स्ट देना पड़ना था, मैंने इसलिए नहीं लगाया। बात आपकी ठीक है, आप लेबल लगा लो, ठीक है। ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अब ये लेबल आना था, फिर प्रॉपर्टी विंडो में जाके इसका टेक्स्ट मुझे चेंज करना पड़ना था। समझ भी बात को? तो बजाय इसके कि मैं ये करूं, मैंने डायरेक्टली वहाँ पे टी के अंदर लिख दिया फुल नेम। लेबल्स भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन इस सिनेरियो में ये बेस्ट है। इस सिनेरियो में लेबल देखो, यहाँ पे अगर ASP का लेबल लगाया ना तो वो सर्वर के ऊपर रेंडर होगा, तो पेज को जितना लाइट रखो उतना अच्छा है। मैक्सिमम यूज़ करो HTML और ASP के कंट्रोल्स कम से कम। यहाँ पे लेबल्स लगा के मुझे रीनेम करना पड़ना था सबको, तो मैंने इसलिए नहीं किया। ये फॉर्म बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है। यस दिस एडिट आइटम्स, जेंडर्स ऐड करवा लो। लिस्ट आइटम मैंने कहा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ दिखाए, मेल और फीमेल। अब ये ऊपर आपने देखिए बॉटम अप आ रहा है, ये इसकी ओरिएंटेशन चेंज करो। यहाँ पे आए, यहाँ पे ऑप्शन है रिपीट डायरेक्शन, वर्टिकल से कर दी हॉरिजॉन्टल। ये आपके पास है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की ज़रा हाइट विड्थ दे दो। दिस एडिट आइटम्स, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद। ओके किया, ये भी लग गया। दिस बटन की गए प्रॉपर्टी विंडो में, टेक्स्ट में लिखा हुआ दिखाना चाह रहा हूँ। तो सुपीरियर के रोले भाई। बहरहाल राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र, home.aspx का पेज रेडी है भाई। ठीक है जी, फुल नेम, CNIC, ईमेल, जेंडर, इस्लामाबाद, एड्रेस, ठीक हो गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ इस ये जो है DOB वाला टेक्स्ट बॉक्स है, इस पे कैलेंडर लग जाए, एड्रेस वाला टेक्स्ट बॉक्स मल्टी लाइन हो जाए। तो DOB वाला टेक्स्ट बॉक्स इसकी गए प्रॉपर्टीज़ में, यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट मोड जाके आप चेंज कर दो, इसको कर दो डेट। एड्रेस वाला टेक्स्ट बॉक्स है, सिंगल लाइन से इसको क्या कर दो जितना आपको रिक्वायर्ड है वैसे सही हो जाएगा। और प्लेस होल्डर लिखा हुआ दिखाना चाहिए आपको। प्लेस होल्डर का पता है? हाँ, ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट किया, सोर्स कोड में है, ये ASP का टेक्स्ट बॉक्स है। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं है, ये चीज़ याद रखना, मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे ASP के अपने कंट्रोल्स हैं। टेक्स्ट बॉक्स लगेगा तो ASP का लगेगा, बटन लगेगा तो ASP का लगेगा। वो HTML वाला नहीं है, इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप बटन वो नहीं है। अच्छा, अब बाकी टैग्स वही हैं, जैसे प्लेस होल्डर लगाना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट आगे आके लिखा कैप्स लॉक ऑन, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू फुल नेम। राइट क्लिक किया, वो मल्टी लाइन हो गया और उधर कैलेंडर लग गया और इधर में प्लेस होल्डर लग गया। आ गया लिखा हुआ फुल नेम है, यहाँ पे आप फुल नेम दे दें। ये आपके पास कैलेंडर लग गया और ये आपके पास एड्रेस क्या हो गया, मल्टी लाइन हो गया। इसको अब आप जितना मर्जी अपने डिज़ाइन के अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इवन दो कि एक चैट बॉक्स भी यही होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स ही होता है जिसके ऊपर ये सारों की कमांड्स आ रही हैं, ठीक है, कोई चीज़ मुश्किल। और सेव के बटन की कोडिंग वही है जो आपको मैंने ED में कराई है। तो आपने फिर मैंने तो वेब सिखानी है, वो पीछे वाली कोडिंग तो हो गई, सारी आती है आपको, DB भी आती है, स्टोर प्रोसीजर्स भी आते हैं, तो रह क्या गया? पेपर कर लो, कल करेंगे पेपर फाइनल 100 नंबर का। कंटेंट देखो, अच्छा खासी चीज़ें उसमें हैं।
कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, कोई चीज़ पूछनी हो? चलो भाई ठीक है, इधर देखो, आगे चलते हैं। तो भाई आवाज़ें नहीं। होम का पेज बनाया था, क्या बनाया था? अब मैं पेज बनाना चाह रहा हूँ व्यू कैटेगरीज का। किसका पेज? कैटेगरीज का पेज बनाना चाह रहा हूँ। कैसे बनेगा? ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म 1 ही रहने देते हैं। ऐड किया, इसके डिज़ाइन व्यू में आए। अब यहाँ पे पेज कैसा, कौन सा बनाना है? व्यू कैटेगरी। अब क्या यहाँ पे मुझे कोई हेडर, नेविगेशन, फुटर नहीं चाहिए? क्या करें? कौन बोला है? तुम चुप कर जाती यार जी। कॉपी पेस्ट करें, यानी कि वहां से कॉपी करें, यहाँ से पेस्ट करें। यानी कि मैं कहता हूँ बच्चे ने दिल खुश कर दिया। यानी कि वो ये कहता है कि सर ये जो डिव्स है ना, ये कॉपी करूँ एज इट इज। होम पेज को कॉल नहीं कर सकते? वो तो नहीं हो सकता। बहरहाल ये मेन डिव कॉपी की कंट्रोल सी। अब वो कहता है कि सर आप आ जाएं वेब फॉर्म 1 पे, इसके सोर्स कोड में आए और यहाँ पे इसको क्या करें, कंट्रोल V करें। ठीक हो गया। और फिर स्टाइल शीट का रेफरेंस भी यहाँ पे दें। अब आप इसके डिज़ाइन व्यू में आए तो पेज तैयार है। सही हो गया। अगर लेट्स सपोज अगर एक वेबसाइट है ना draz.pk, तो कम से कम उसमें कहते हैं कितने पेज हैं? 1000। कितने पेज? अगर प्रोडक्ट्स मिलियंस में है तो मिलियंस पेजेस हो सकते हैं। नहीं, यूज़र कंट्रोल की तो बात नहीं अभी हो रही है। यहाँ पे यूज़र कंट्रोल्स उस पर विंडोज़ फॉर्म पे थे, यहाँ पे भी हैं, लेकिन इस सिनेरियो में यूज़र कंट्रोल नहीं लग सकता। ठीक है, क्योंकि हर पेज पे हमने एडिटिंग करनी है। यूज़र कंट्रोल अगर आप लगा देंगे तो एडिटिंग नहीं कर सकेंगे। सही है। तो भाई लेट्स सपोज अब मैंने यहाँ पे 25 पेजेस बनाए हैं। क्या बनाए हैं? ज़्यादा नहीं रखते, 25 ही रखते हैं। और हर 25 पेज में मैंने कोड इसी तरह कॉपी पेस्ट करके पेज बना लिया, काम आसान हो गया। HTML में भी ऐसे ही होता था। एक फाइल बनी हुई, कॉपी पेस्ट, उसमें एडिटिंग कर ली, कॉपी पेस्ट। लेकिन ओ भाई यहाँ पे वेबसाइट का नाम क्या लिखा हुआ है? अगर मैं इसको यहाँ पे rosie.pk करना चाहूँ तो कितने पेजों पे एडिटिंग करनी पड़ेगी? कितने पे? हज़ारों पे। पावर हूँ मैं। या ये नेविगेशन एक काम करनी है, ब्रांड डिलीट करना है, तो ये तो हर पेज पे तूने कॉपी पेस्ट वाला गन मारा हुआ है, हर पेज पे तुझे जाके करना पड़ेगा। तो भाई ये ज़लालत है, ये नहीं करनी। शर्म करो। इस तरह का जवाब देने से पहले तुम मारे क्यों नहीं गए? समझ गए? प्रॉब्लम समझ आ गई? यानी कि कॉपी पेस्टिंग से तो काम नहीं होगा। और क्या हाल है? और फिर कोई ठीक है, तो बच्चे करवाना मैंने मास्टर पेज था, ये HTML CSS तो एवं ही कराई है, करना मास्टर पेज था। लेकिन पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की आपके लिए कि मसला क्या है। मसला ये है, अब ये काम तो करना ही नहीं था, काम तो ये करना था। ऐड न्यू आइटम और नहीं यूजिंग मास्टर पेज। शर्म कर, मास्टर पेज बनानी है और यूजिंग मास्टर पेज। यहाँ पे ऑप्शन आ रही है आपके पास मास्टर पेज की, और नीचे नाम वो क्या दे रहा है आपको? site1.master। यहाँ पे आप इसको कर लो। नहीं, ओ भाई क्या हो गया? बाय डिज़ाइन ऐड किया, ये मास्टर पेज बन गया। क्या बन गया? इसके बाद हेड में आके एक कंटेंट प्लेस होल्डर लगा हुआ, इसको लगा रहने दो। डिव के अंदर एक कंटेंट प्लेस होल्डर है, उसको उड़ा दो। और वो जो कोड आपने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे क्या कर दो? पेस्ट कर दो। और जो आपके पास स्टाइल शीट थी कंटेंट के अंदर, उसका यहाँ पे क्या लगा दो? टाइटल में रेफरेंस लगा दो। और कंटेंट की डिव के अंदर कहाँ है कंटेंट की डिव? हाँ जी, ये जो कंटेंट की डिव है इसके अंदर टेबल और सेंटर का टैग था, ये ख़त्म कर दो। ये कंटेंट की डिव के अंदर एक आपके पास यहाँ पे कंट्रोल आ रहा होगा, कंटेंट प्लेस होल्डर। क्या आ रहा है? कंटेंट के अंदर आपने कंटेंट प्लेस होल्डर लगा देना है। क्या लगा देना? मास्टर पेज रेडी। मास्टर पेज कंट्रोल एस।
मैंने कहा भाई व्यू कैटेगरी का पेज बना के दो, ऐड न्यू आइटम। अब आपने सारी ज़िंदगी क्या यूज़ करना है, वेब फॉर्म यूजिंग। वो कहते हैं किससे इनहेरिट कराऊँ, मैंने कहा माई डिज़ाइन जो मैंने बनाया। इस कंटेंट की डिव के अंदर आके आपने अपना यहाँ पे H1 ठीक हो गया जी, राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र, वेबफॉर्म 2.aspx ओपन हो रहा है। ठीक हो गया। मैंने कहा ये व्यू कैटेगरी का पेज था, मैंने कहा ये इसको क्या हुआ है, कुछ गलती हुई है। ये नीचे से भी आ गया है। अच्छा सर ये डिव का फॉर्म का टैग हो जी, ये वाला Yes. वेरी गुड। ओ भाई ये ASP के फॉर्म का टैग था। बॉडी के अंदर एक होता है फॉर्म रन एट सर्वर, इसकी वजह से ये पेज डायनामिक होता है। अगर ये हटा दूं तो फिर ये वही HTML का रह जाएगा, वर्किंग नहीं करेगा। और ये फॉर्म का वो टैग है जिसमें डाटा आपका पोस्ट और गेट होता है। पोस्ट और गेट ये वो करने के लिए कि डाटा पोस्ट करना है, डाटा गेट करना है, उसके लिए ये टैग लिखा हुआ है। अगर ये हटा देंगे तो डाटा पोस्ट गेट नहीं होगा। सर ये फॉर्म कीवर्ड है। फॉर्म ASP HTML का कंट्रोल है, फॉर्म HTML का कंट्रोल है फॉर्म। टैग नहीं जैसे हेड टाइटल बॉडी नहीं है वैसे फॉर्म है। बहरहाल मेरे लगता है मैंने जब कॉपी पेस्टिंग की है तो शायद मेरे से कोई मिस्टेक हुई है, वो जिसकी वजह से वो डिज़ाइन मेरा ख़राब हुआ, अदरवाइज़ वो ठीक था। चलो इसको छोड़ दो, डजेंट मैटर, वो कर दूँगा मैं ठीक। बहरहाल आगे आप करना काम, ऐसा भी है तो चल रहा है, बेहतरीन लग रहा है। तो वेब फॉर्म 2 बन गया। इसी तरह मैं आपको कहता हूँ एक नया फॉर्म बनाओ, किससे इनहेरिट कराओगे, My style. माई स्टाइल डॉट मास्टर पेज से। अब आपको मैंने कहा एक वेब फॉर्म 2 है, एक वेब फॉर्म 3 बनाओ, ऐड न्यू आइटम वेब फॉर्म विद मास्टर पेज, इससे इनहेरिट करवाया। तो वेब फॉर्म 3 राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र, ये वेब फॉर्म नंबर 2 था, ये वेब फॉर्म नंबर, इसी तरह एंड सो ऑन थाउजेंड्स ऑफ पेजेस बन जाएंगे। ये ठीक हो गया डिज़ाइन, चेक किए, बस ऐसे ही होगा तो नाम आप है। शायद इधर H1 का टैग लगाया शायद, अच्छे से लगाया। माना कोई बात नहीं, डिज़ाइन आपका ठीक है। अब एक और पेज बना लेते हैं, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म 4, और बिल्कुल ठीक है काम, आउटस्टैंडिंग। वो आपने डिव के लिए लगाया। एक डेव क्लास, मजाक उड़ाते हो टीचर का, मैं बताता हूँ। डिजाइन से तुम लोग तो ऐसे जैसे तैयार बैठे होते हो कि बस गलती हो तो ज़रा पकड़ लें सर को। साहब ये देखना माइंड ठीक हो गया, वो H1 का टैग ही मसला कर रहा है भाई। एक और डिव के अंदर ना एक और डिव लगा के फिर काम स्टार्ट करना, ठीक है। वो H1 का टैग मसला कर रहा है, इस पे नहीं खाना तो ठीक आया डिज़ाइन। URL चेंज करना लाइक वेब फॉर्म 3 है .aspx यहाँ पे जी सर। तो हो जाएगा। अभी सिक्योरिटी थोड़ी इम्प्लीमेंट की है, एक्सेस होगा, सब कुछ ओपन है। अभी यहाँ पे लॉगिन साइन अप थोड़ी बनाया है, सिक्योरिटी थोड़ी इम्प्लीमेंट की है कि URL चेंज करके मैं ना कर सकूँ, वो तो बाद की बात है, ठीक है। हाँ ये चीज़ें मैं चेक करूँगा प्रोजेक्ट में।
वो भी करवाना है। यहाँ पे देखो, अच्छा चलो एक और चीज़ बताता सर हूँ। ये तो हम कंटेंट पे चेंज कर रहे हैं ना, हाँ। ब्रांड पे क्लिक करें तो डिफरेंट पेज। सर नेविगेशन पे तो क्लिक करें हमें नेविगेशन नेविगेशन सेट करनी, तूने क्यों टेंशन ले रहा है? चेक कर इधर यार। हाँ। तो किधर नेविगेशन मेन्यू लगा, किधर है मेन्यू, किधर लगी हुई है ये वाली मेन्यू? किधर लगी ये मेन्यू? कौन से पेज पे लगी है? सर उस पे मास्टर पेज। बस ये बात है, मसला परेशान। माई डिज़ाइन डॉट मास्टर पे डिज़ाइन व्यू। अब यही चीज़ तो समझानी थी नेक्स्ट। बहरहाल चलो इधर आए, दिस एडिट मेन्यू आइटम्स। मैं मोबाइल पे क्लिक करूं तो ये किधर जाए? नेविगेट यूआरएल। अच्छा मोबाइल पे क्लिक करूं तो इसे वेब फॉर्म 1 पे भेज दूं। अच्छा फिर मैं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूं तो इसको किधर भेज दूं? वेब फॉर्म 2 पे भेज दूं। इसी तरह प्रमोशन के ऊपर, डायरेक्ट प्रमोशन के ऊपर क्लिक करूं तो इसको वेब फॉर्म 3 पे भेज देते हैं। प्रमोशंस के अंदर आके इस पे क्लिक करूं, इस पे क्लिक करूं तो इसको किधर भेज दूं? वेब फॉर्म। भाई नेविगेशन लग गई, क्यों टेंशन ले रहा है? F5 करने की देर है, नेविगेशन सेट है। हाँ जी, कैटेगरी पे आके मोबाइल पे क्लिक करूं तो किस पे जाना था? तो मेरे भाई आ गया वेब फॉर्म 1 पे। कैटेगरीज में आके इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूं तो किधर जाना था? नहीं इस पे तो लगाया नहीं शायद मैंने। प्रमोशंस पे आके न्यू आइटम। प्रमोशन के ऊपर डायरेक्ट क्लिक करूं तो वेब फॉर्म आएगा भैया, आएगा। ठंड रखो ठंड। वो मैंने व्यू इन ब्राउज़र दोबारा करना है, बिल्ड करके रिफ्रेश करके फिर चलाओ। This ये वेब फॉर्म 1 पे जाए, ये वेब फॉर्म 2 पे जाए। ओके वेब फॉर्म 1 कौन सा था? वेब फॉर्म क्या वो मास्टर पेज से इनहेरिट था? ये एक स्टैटिक पेज है, इसकी नेविगेशन मास्टर पेज से इनहेरिट नहीं हुई, इस वजह से ये उठा भी नहीं रहा। वेब फॉर्म 1 में तो सारा सोर्स कोड मैंने इस तरह से कॉपी पेस्ट किया है। इसका मतलब ये मास्टर पेज में नेविगेशन सारों सेट है, लेकिन यहाँ पे तो इसकी अपनी स्टैटिक नेविगेशन लगी हुई है, इसलिए जैसे वो वेब फॉर्म 1 पे आ गया उसने ये वाली नेविगेशन पकड़ ली। मेरी बात को समझ रहे हो? तो ये पेज भी किधर से इनहेरिट होना चाहिए था? मास्टर पेज से। तो ये वेब फॉर्म 1 उड़ा ही तो ये हमें अब चाहिए ही नहीं है। नहीं पढ़ा रहे, इतनी बात नहीं है। इसके अंदर ये काफ़ी सारा मेरा वो कोड था। Ctrl+C, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। जहाँ जहाँ 1 है ना वहाँ 5 कर देना, कर देते हैं। अभी सेट हो गया। Ctrl+V, Ctrl+S, माई डिज़ाइन डॉट मास्टर, दिस एडिट मेन्यू आइटम्स। अच्छा मोबाइल्स पे कहूँ तो वेब फॉर्म 1 की जगह पे मैं कहता हूँ इसको किधर भेजो? वेब फॉर्म 5 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स वेब फॉर्म 2, प्रमोशन दिस। अब सारा कुछ ठीक है? लो भाई Ctrl+S, वेब फॉर्म 1 अब उड़ा ही दो, ये तो काम ख़राब करेगा। इस पर गलती से भी आए तो वापस नहीं जा पाएंगे। राइट क्लिक किया, व्यू इन ब्राउज़र। अब नेविगेशन देखते हैं। हाँ जी, कैटेगरीज मोबाइल्स वेब फॉर्म 5, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स वेब फॉर्म 2, प्रमोशन पे क्लिक किया वेब फॉर्म 3, और इस पे आके MIT कहाँ गई? प्रमोशन दिस नहीं, MIT नहीं आ रही। फिर मास्टर पेज पे आए, एडिट मेन्यू आइटम्स। शायद मेरा ट्री गलत है। किस पे थी? नहीं MIT कहीं पे मैंने बनाई थी।
नहीं बन जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। MIT3 नेविगेट URL वेब फॉर्म 5 4 ओके, कंट्रोल S व्यू इन ब्राउज़र। अच्छा प्रमोशन पे डायरेक्ट क्लिक किया है तो वेब फॉर्म 3, MIT3 पे किया है तो वेब फॉर्म 4, कैटेगरीज पे क्लिक करूँ तो वेब फॉर्म 4, मोबाइल्स पे करूँ तो वेब फॉर्म 5 और इलेक्ट्रॉनिक्स पे करूँ तो ये तो मसला ही कोई नहीं था। अब जो आपने मुझे पहले सोल्यूशन दिया था कि सर कॉपी पेस्ट करना है, इसका मतलब है एक नेविगेशन अगर चेंज करनी थी तो 20 जगहों पे होनी थी। यहाँ पे देखा जितना भी काम किया मास्टर पेज पे किया है। अब दराज.pk है, सारे पेजेस के ऊपर आप कैटेगरी पे जाता हूँ तो वेब फॉर्म 5 दराज.pk, इलेक्ट्रॉनिक्स हेडर दराज.pk। अब मैं कहता हूँ सारे पेजेस पे चलती वेबसाइट दराज.pk की जगह पे क्या हो जाए rosie.pk, तो किधर चेंजेस करूँगा? master.pk यहाँ पे आए दिस, यहाँ पे आप आके से कर दो rosie डॉट कंट्रोल S। लो जी, ये यहाँ पे किया F5, सारे पेजेस बदल गए। कैटेगरीज पे गया, मोबाइल्स पे वेब फॉर्म 5 पे भी rosie.pk, इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी rosie.pk और प्रमोशंस देस MIT3 पे भी जाके rosie.pk। इसी तरह नेविगेशन में चेंजेस करोगे तो वो भी सारी वेबसाइट पे चलती ऑटोमेटिकली सारी खुद ब खुद हो जाएगी। तो फ़ायदा समझ आया? व्हाट इज़ मास्टर पेज, वाई वी यूज़ मास्टर पेज इन ASP.NET। मास्टर पेज करवाए हैं, नेस्टेड मास्टर पेजेस भी होते हैं, एक से ज़्यादा मास्टर पेजेस भी बन सकते हैं, एक से ज़्यादा नेस्टेड मास्टर पेजेस भी बन सकते हैं। इन शॉर्ट इनफिनिट कम्बिनेशन बन सकता है। अंडरस्टैंड? अब मास्टर पेज का फ़ायदा क्या है भाई? मास्टर पेज को यूज़ करने का ये फ़ायदा है रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस। इनहेरिट हो रहा है क्योंकि जितने पेजेस आप बना रहे हो ना यूजिंग मास्टर पेज सारे इनहेरिट हो रहे हैं उससे। पॉलीमॉर्फिज्म, समझ गए बात को? ओवरलोडिंग, टाइम सेविंग, कॉस्ट सेविंग, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टाइम सेविंग। तो अन्य वाईफाई लिखो, अन्य वाईफाई और पेपर में लिखा तो ठोक दूंगा मैं। चलो अब फिर आधे पौने घंटे की ब्रेक करो, ठीक है? उसके बाद आओगे तो अटेंडेंस लगाओगे और फिर छुट्टी करेंगे। सारे नहीं जाएंगे, 10-12 बच्चे कहीं बैठेंगे। तुम आओ ना, तुमने कहाँ जाने से यार? क्या एक से ज़्यादा? तो मास्टर पेजेस से तो कनेक्ट होना ही नहीं है, पेजेस से कनेक्ट होना है। सर जो वो हमारे को थी, मतलब जो हम लोग ने वो बना रहे हैं उसमें भी यही करेंगे URL पे। हाँ, यस। देखो एक मास्टर, देखो ना बात सुनो, राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। अब देखो दो है, ये बिल्डिंग है, ये हमारा है। अब मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ तो आप इसको यूज़ करके बना लो। अब जब नेविगेशन में पास देना है तो आप इस पेज का दोगी वेब फॉर्म 1, तो डजेंट मैटर कि अब वेब फॉर्म 1 चाहे मास्टर पेज 1 से इनहेरिट हो या मास्टर पेज 2 से इनहेरिट हो, डजेंट मैटर। बस नेविगेशन URL पे हाँ, आपने एक ही बनाना है, आपने एक ही बनाना है। हमने 4 बनाए थे ना, तो 4 रहने तो कोई बात नहीं। अब आप देखो कि कौन सा पेज किस मास्टर पेज से इनहेरिट कराना है, बस आपने वो देखना है। और नेविगेशन के क्लिक पे किसको कहाँ से कहाँ भेजना है वो आपने सेटिंग करनी है, बाकी कोई टेंशन नहीं है।